डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी की कुछ इम्पोर्टेंट लाइन और टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही हम और भी डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन ये मैं केवल एक ट्रायल कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट शो दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, और इसका कंफर्मेशन हम किससे करते हैं? मोल के हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से। मोल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया था और एक बीकर या जार लिया, आधी लीफ को कहाँ पर डाल दिया? जार के अंदर, और आधी लीफ को बाहर की तरफ। जार के अंदर क्या था? KOH, ठीक है। और वो क्या करता है, वो नहीं, क्या करता है, वो करता है CO2 का अब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब जार के अंदर CO2 अवेलेबल नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो अंदर जो लीफ का अंदर वाला पार्ट था, उसमें हमने स्टार्च टेस्ट किया, नेगेटिव आया। जबकि जो हिस्सा लीफ का बाहर की तरफ था, उसके लिए स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। क्योंकि बाहर वाले हिस्से को क्या मिल रही थी? प्रॉपर CO2। अंदर वाले को CO2 नहीं मिल रही थी। तो ये एक्सपेरिमेंट केवल यही प्रूव करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया पहला वाला। दूसरा पॉइंट देखेंगे, variegated leaf experiment show that photosynthesis occurred only in the green part of leaves in the presence of light. Variegated leaf, इसमें क्या किया, लीफ के कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और कुछ पार्ट को विदाउट कवर्ड। इसके बाद लीफ को कहाँ रखा? सनलाइट में। और कुछ समय बाद देखा, इसका भी क्या किया, स्टार्च टेस्ट। जिस पार्ट को हमने कवर किया था ब्लैक पेपर से, उसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, और अनकवर्ड वाला पार्ट, उसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। इससे ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है और लीफ के ग्रीन वाले पार्ट पे होता है, ठीक है। कैसे कंफर्म किया हमने? क्योंकि जिस पार्ट को हमने कवर किया था वहां पर सनलाइट नहीं आई, गिरी नहीं उस वाले पार्ट पर, और अनकवर्ड वाले पार्ट पर सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में थी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट था वो कवर्ड हो गया, वहां पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, ग्लूकोज नहीं बना। अनकवर्ड पार्ट, वहां पर प्रॉपर अमाउंट में लाइट आई और फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, और इसी वजह से स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर है। हमें केवल इन दोनों एक्सपेरिमेंट से यही बातें याद रखनी है कि मोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होना जरूरी है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होती है। तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पर। Van Neal demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduce carbon dioxide to carbohydrate। देखो, वॉन नील ने क्या किया था, सल्फर बैक्टीरिया लिया था,
और सल्फर बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और देखा उन बैक्टीरिया से सल्फर रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पर ये किसका यूज करते हैं? H2S का। तो रिलीज क्या होगा? सल्फर। और जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन किससे कंबाइंड हो गया? CO2 से। जब हाइड्रोजन CO2 से कंबाइंड हुआ तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ और रिलीज हो गया सल्फर। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम कंपेयर करें हायर प्लांट से, तो हायर प्लांट में H2O है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, और ये वाटर का मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा? CO2 को। ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है हायर प्लांट में, वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। ठीक है, बकवास। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अंडर हाईलाइट कंडीशन chloroplast align with their flat surface parallel to the walls. It is called peristroph. समझते हैं इस बात को? देखो, लाइट इंटेंसिटी दिन भर में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और एक फेवरेबल भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को क्या करे? अलाइन कर ले, व्यवस्थित कर ले। हाई लाइट इंटेंसिटी पर वो क्या होगा? वॉल के अपनी सरफेस को जो उसकी सरफेस है क्लोरोप्लास्ट की, अपनी सरफेस को पैरेलल कर देगा किसके? वॉल के। ठीक है, जिससे हाई लाइट इंटेंसिटी डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट पर हाई अमाउंट में नहीं गिरेगी। इससे क्या होगा? जो पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिस्टम होते हैं, उनके डैमेज होने के चांस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, और जब क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करता है हाई लाइट कंडीशन में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेरास्ट्रोफ। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, अंडर लो लाइट कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करेगा गिरने वाली लाइट के परपेंडिकुलर। कैसा हो जाएगा वो? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम है तो वो गिरने वाली लाइट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो हाई अमाउंट में लाइट को ले सके। इसको हम नाम देंगे, इस तरह के अलाइनमेंट को, जब लो लाइट कंडीशन है तो इसको नाम देते हैं हम एपिस्ट्रोफ। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम फॉर ब्लू एंड रेड लाइट। ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में एंजलमैन ने बताया था। ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिए कहां पर आएगा? ब्लू और रेड लाइट के लिए आएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है एक्शन स्पेक्ट्रम। वो वेवलेंथ लाइट की जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है या कम होता है। अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको नाम देते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम भी मैक्सिमम कौन सी लाइट पर आएगा? ब्लू एंड रेड लाइट पर। बात क्लियर है? बस हमें
बातें याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कौन सी लाइट के लिए होता है? ब्लू और रेड लाइट के लिए है। ठीक है, अगला पॉइंट है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटो सिस्टम 1 इज FRS या FES एंड फॉर PS2 इज लियोफाइडिन। देखो, फोटो सिस्टम क्या है? द ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम, जिनको हमने डिस्कवरी के बेस पर दो टाइप में डिवाइड किया है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उनका ग्रुप बनेगा और एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए का पिगमेंट होगा जिसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन सेंटर। ये वही पिगमेंट है जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकलेगा और उसको पहली बार कोई ना कोई लेगा। तो फोटो सिस्टम 1 को से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेने वाला कौन होता है? FRS, पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या FES, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से PS2 है, उसके भी रिएक्शन सेंटर से कौन निकलेगा लाइट की प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन, और उसको पहली बार लेगा फियोफाइटिन। ये बात याद रखनी है। अब हम बोल रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए कितने वेवलेंथ तक की लाइट जरूरी है? 700। इसी तरह से PS2 होता है, उसमें से भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो कितनी वेवलेंथ वाली लाइट लेकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करेगा? 680 नैनोमीटर। अगर मैं तुमसे बोलूं हमने फोटो सिस्टम 2 को 690 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट दी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया है? वेवलेंथ बढ़ गया है, इसका मतलब इंटेंसिटी कम हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से हमें बात याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको सही लगा तो मैं और प्रयास करूंगा अलग अलग वे में पढ़ाने का। ठीक है, बने रहें। थैंक यू।